आज का पेपर वो पेपर है जहां पे मुझे लगता है कि 115 प्लस बच्चों का स्कोर जाना चाहिए इस पेपर को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सीटें आपकी 1000 सीटें हैं, तो वहां पे 115 के आसपास आप नहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप पिछड़ रहे हैं। और ये एक ऐसा पेपर था जहां मुझे लगता है कि रिस्क लेना चाहिए, ऐसे पेपर में स्पेशली रिस्क लेना चाहिए। पेपर बहुत हार्ड हो, बहुत कठिन भाषा है तब अलग बात है, लेकिन ऐसे पेपर में आपको रिस्क लेना चाहिए। ऐसे पेपर में यदि आप बहुत ज्यादा प्रश्न छोड़ के आ जाते हैं तो मुझे लगता है गलत है, क्योंकि मिलान वाले प्रश्न सब के सब करके आने चाहिए, कथन कारण वाले प्रश्न लगभग करके आने चाहिए। ऐसे प्रश्न सही होने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो सभी को नमस्ते। शुरुआत करते हैं अपन आज के इस पेपर की। साइकोलॉजी के प्रश्न मुझे लगता नहीं किसी बच्चे ने गलत किए होंगे। 10 के 11 प्रश्न आए हैं, 11 के 11 सही होने चाहिए। एक दो प्रश्न कोई हार्ड था, बाकी तो कोई विशेष लगा नहीं, और शायद हो सकता है सभी किताबों से हो, अपनी किताब से तो खैर होना ही होना है। पहला प्रश्न था मिलान वाला प्रश्न है, तो ये सब ने कर दिया होगा। प्रयास त्रुटि, थॉर्नडाइक, प्रचालक अनुबंधन। प्रचालक देखो, ये मैंने ये वर्ड भी डाला है किताब में। प्रचालक का मतलब होता है ऑपरेट कंडीशन। संचालक प्रचालक दोनों वर्ड एग्जाम में आते हैं, तो मैंने दोनों वर्ड डाले हैं, ऑपरेट कंडीशनिंग। शास्त्रीय अनुबंधन पावलोव हो गया। संकेत अधिगम किसने दिया था, एडवर्ड टॉलमैन ने। तो ये मिलान करने वाला प्रश्न था। तो प्रयास त्रुटि में थर्ड है, थर्ड में सीधा। ऐसे प्रश्नों में थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। थर्ड, फिर बी में प्रचालक अनुबंधन, बी में सेकंड, ये गलत है, इसका मतलब ये नहीं होगा। फिर सीधे इसमें आ जाए डी में, बी में फोर्थ, ठीक है, सीधा डी ऑप्शन। मतलब इस प्रकार से थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए आप। ऐसे प्रश्नों में टाइम कम से कम लीजिए कि एक दो प्रश्न आपने ऑप्शन देखे, उसके बाद डायरेक्ट यहां पे आइए। तो ये सभी किताबों में होगा, अपनी किताब में तो खैर होना ही होना है। अगला प्रश्न देखिएगा। ये साइकोलॉजी का प्रश्न नहीं है, इसने पीडीएफ में मूल्य इस मेथड्स का जोड़ दिया। मेथड के प्रश्न भी ऐसे प्रश्न थे जिसमें हर बच्चे को करके आना चाहिए था, जिसको नहीं आ रहा था उसको भी करके आना चाहिए था, क्योंकि मेथड के सही होने के सही होते हैं। मूल्यांकन की प्रक्रिया में शैक्षिक व प्रशासनिक बहुत महत्वपूर्ण है। अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन से संबंधित कौन नहीं है, तो लर्निंग मूल्यांकन से रिलेवेंट है, टीचिंग मूल्यांकन से रिलेवेंट है, पाठ्यचर्या मूल्यांकन से रिलेवेंट है, समाज जो है मूल्यांकन से रिलेवेंट नहीं होता। ये विज्ञान का मेथड का प्रश्न है, साइकोलॉजी का प्रश्न नहीं है, बट साइकोलॉजी ढंग से पढ़ी है तो ये चीजें अपने आप ही हो जाएंगी आप लोगों की। अगला प्रश्न है मिलान वाला प्रश्न है, बुद्धि टॉपिक से। मुझे लगता है कि सब बच्चों ने सही किया होगा। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत ये गिलफोर्ड ने दिया है। सोपान की हेरारकी सिद्धांत जो है वर्णन ने दिया था 1965 में। सामान्य सबसे ऊपर रखा था, फिर वीडी केम रखा था और लास्ट में जी रखा था। बुद्धि दिवी कारक जी और एस कारक 1904 में स्पेयरमैन। प्राथमिक प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज आपका थ्रस्टन ने, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मिलान कर लीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत सीधा आप जाएंगे, मतलब फर्स्ट में सेकंड। तो सेकंड कितने ऑप्शन में है, एक में ही है, तो दिमाग नहीं लगाना, ठीक है ना। एक में ही सेकंड ऑप्शन दे रखा है तो बाकी पे दिमाग ही नहीं लगाना, डायरेक्ट इसको आ जाओ कि यही होगा, बाकी देखने नहीं ऑप्शन। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, थोड़ा सा स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। जब पेपर लेंथी आता है तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ये इस चीज से सीखे आप, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए आप। तो ये सब किताबों में, अपनी वाली किताब में तो खैर होना ही होना है। बुद्धि का 195 के प्रश्न पे होगा थर्ड ग्रेड वाली किताब में। ये पेज नंबर में इसलिए बोल देता हूं, आपका कॉन्फिडेंस बना रहा है कि देर सिंह सर से पढ़ रहे हैं तो बाहर तो कुछ आएगा नहीं। कल वाला पेपर हार्ड था, फिर भी एक दो प्रश्न अप्लाइड को छोड़ के बाकी सब साइकोलॉजी के अपनी किताब से थे। ये प्रश्न अच्छा है। कथन और कारण है, प्रक्षेपी तकनीकें परीक्षण प्रशासन में अमूर्त संरचित उद्दीपकों के अनुप्रेरण का प्रयोग करती है। प्रक्षेपी प्रोजेक्टिव तकनीक आप जानते हैं, पर्सनालिटी मापन में अपन यूज करते हैं, और ये अचेतन मन का ही मापन करती है स्पेशली। तो अमूर्त अचेतन है, याद रखना, सिंपल सी बात है। बाहर से कुछ नहीं दिखता, आपकी छुपी हुई भावनाओं को अपन बाहर निकालते हैं, दबी इच्छाओं को बाहर निकालते हैं, तो अमूर्त हो गया। असंरचित उद्दीपक का मतलब वो स्पष्ट नहीं होते, आपके सामने कार्ड दिखाते हैं, शाही के धब्बे दिखाते हैं, जो विचित्र दिखाए जाते हैं उनमें क्लियर कुछ भी नहीं होता, अनस्ट्रक्चर्ड उद्दीपक होता है, अस्पष्ट होता है वो। तो असंरचित उद्दीपकों का अनुप्रयोग उपयोग करती है, सही है बात। कारण क्या बता रहा है, क्या है, व्यक्ति अपनी अवचेतन भावनाएं, आकांक्षाएं, दमित विचारों को उद्दीपकों पे प्रक्षेपित करता है और किसी व्यक्ति की आंतरिक संघर्ष और गत्यात्मकता उद्घाटित करता है। कि व्यक्ति जो होता है वो अपनी अचेतन जो अनकॉन्शियस भावनाएं, आकांक्षाएं, दमित है, वो ऐसे उद्दीपकों पे फेंक देता है, ऐसी चीजों को देखकर वो अपनी बाहर निकाल देता है जो किसी व्यक्ति के आंतरिक संघर्ष और गत्यात्मक उद्घाटित करता है। तो क्योंकि लगाते ही आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि प्रक्षेपित तकनीकों का कारण बता रहा है कि इनके माध्यम से होगा क्या। तो इसका मतलब कथन भी सही है और क्या है, कारण भी सही है। तो इसकी भी मैंने पूरी डिटेल डाल रखी है किताब के अंतर्गत, तो ए ऑप्शन आ जाएगा। और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में मैंने एक चीज पैटर्न को फॉलो किया, कल के पेपर में भी आज के पेपर में भी देखना आप कि इसमें कथन और कारण सही व्याख्या करता है, ज्यादा आंसर सही माना गया है,
ठीक है ना। ये 171 के पेज पे डाल रखा है, पूरी व्याख्या कर रखी है, ये होती क्या है, मूर्त कैसे है, सब डाल रखा है मैंने 171 पे। अगला प्रश्न देखना, ये अच्छा प्रश्न था कथन कांड का, लेकिन फिर भी बहुत हार्ड नहीं था। जीन पियाजे भी प्रश्न बराबर आ रहा है। पूर्व प्रचलन मतलब निरूपित होता है, गलत है। तार्किकता और परिकाल्पनिक चिंतन, परिकाल्पनिक तो कहां होता है, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में यानी किशोर अवस्था में, और तार्किकता क्या होता है, कॉन्क्रीट में, तो ये गलत है। इस चरण की अवधि 2 से 7 वर्ष होती है, सही है। यह चरण 2 उप चरणों में डिवाइडेशन है, प्री कॉन्सेप्चुअल और इंट्यूटिव स्टेज, कई बार चर्चा की हमने, ये भी सही है, ये भी सही है। इस चरण की अवधि 7 से 11 वर्ष होती है, तो काफी इजी प्रश्न हो गया। केवल बी और सी सही है, तो बी और सी में जाएंगे, बी आंसर। तो ये हर किताब में मिलेगा, अपनी किताब में तो मिलना ही मिलना है। ये भी इजी प्रश्न है, यदि आपको 2 आते भी नहीं है तो भी आप कर सकते हो। अतिवादी रचनावाद, ये नया नाम दे दिया, बाकी किताब में इंग्लिश में देखोगे तो रेडिकल कंस्ट्रक्टिव, रेडिकल मौलिक निर्मितवाद, ठीक है। ये किसने दिया था, वान ग्लेसरफील्ड ने दिया था। तो सीधा एक तो जरूर देख लो कि 3 कौन से में आ रहा है, जैसे ए में 3 आ रहा है तो एक तो क्लियर हो गया। व्यक्तिगत रचनावाद जीन पियाजे ने दिया, बच्चा व्यक्तिगत रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। सामाजिक रचनावाद वाइगोत्स्की ने दिया है, बच्चा सामाजिक सांस्कृतिक रूप से ज्ञान निर्माण करता है। व्यक्तिगत और सामाजिक रचनावाद किसने दिया, जेरोम ब्रूनर ने। जेरोम ब्रूनर कहता है कि बच्चा खुद एक्टिव होकर भी करता है और बड़े लोगों की सहायता से भी करता है, दोनों चीजों को स्वीकार करता है, इसलिए इसको व्यक्तिगत और सामाजिक रचनावाद भी बोलते हैं। तो आंसर शायद पहले ही हो जाएगा, बी में सेकंड, थर्ड में फोर्थ, हाँ पहला ऑप्शन ही आंसर हो जाएगा। तो ये भी किताब में अतिवाद वाला, ये दोनों ऑप्शन मैंने डाल रखे हैं, आप देख लेना। 118 के पेज पे ये सेम नाम डाल रखा है, रेडिकल निर्मितवाद। अगला प्रश्न देखना, कथन कांड वाले प्रश्न में देखना, रक्षा प्रणालियां समायोजन की अप्रत्यक्ष विधि हैं, सबको पता है। डिफेंस मैकेनिज्म को अपन इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं, प्रत्यक्ष में तो 4 विधियां हैं, तो बाकी सब बच गई। वो रक्षा प्रणालियां समायोजन है, तो डिटेल से वर्णन कर रखा है। इस विधि में कोई व्यक्ति अपने मनोवैज्ञानिक क्रियात्मक खतरा जोखिम के विरुद्ध कुछ समय के लिए अपने आत्म की रक्षा के लिए अस्थायी समायोजन करने का प्रयास करता है। और हमेशा याद रखना, डिफेंस मैकेनिज्म जब भी अपन पढ़ते हैं, रक्षात्मक युक्तियां होती हैं, वो कुछ समय के लिए अपने तनाव को कम करना के लिए इनका लिख रखा है, कुछ समय के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, जिससे तनाव कम या समाप्त भी हो सकता है, लेकिन वो अस्थायी होता है, हो सकता है तनाव दोबारा आ जाए। तो क्या है अप्रत्यक्ष विधि है, कारण क्या है, इन विधि के द्वारा अपन क्या करते हैं, अस्थायी समायोजन करने का, और किस रूप में करते हैं, मनोवैज्ञानिक क्रिया कुछ समय के लिए। तो ये कथन और कारण दोनों ही क्या है, सही है, और व्याख्या भी क्या करता है, सही करता है। तो लगभग प्रश्नों में आप देखना कि व्याख्या वाला ऑप्शन लगभग सही आएगा, व्याख्या सही करता है। ये भी समायोजन वाला 184 के पृष्ठ पे डाल रखा है, पूरी भाषा मिल जाएगी आपको एज इट इज, थर्ड ग्रेड वाली किताब में। कल वाले पेपर में मोटिवेशन में प्रश्न नहीं था, आज मोटिवेशन में प्रश्न है। उच्च उपलब्धि आवश्यकता वाले व्यक्तियों के अधिकारों के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। ये मध्यम चुनौतीपूर्ण कार्यों पे काम करने की प्राथमिकता देते हैं, मीडियम रिस्क लेते हैं जिसमें सफलता प्रत्याशित होती है। ये अत्यंत आसान कार्य अथवा बहुत कठिन कार्यों पे, देखो सिंपल सी बात है, जब ऊपर वाली लाइन ये आगे की मध्यम जोखिम लेते हैं तो ये तो हो ही नहीं सकता कि आसान और कठिन, बात ही नहीं बनती। सफल होते हैं तो यथार्थवादी आकांक्षा को, अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं, यथार्थवादी है। ये उन परिस्थितियों में कार्य करना पसंद करते हैं जिसके परिणामों पे उनका नियंत्रण हो। ये सब विशेषताएं डाल रखी हैं और ये कई बार अपने चर्चा भी की है इनकी पीवाईक्यू के अंतर्गत। तो बी ऑप्शन एकदम से गलत है, बाकी तीनों सही हैं। डेविड मैकक्लेलन एटकिंसन ने इसकी चर्चा की थी। मध्यम रिस्क समझ रहे हो, आज जैसे साइंस वाला पेपर था वहां आप लोगों को मध्यम रिस्क जरूर लेना चाहिए था। मध्यम रिस्क समझ गए, जहां भी आपको मिलान वाले प्रश्न हैं, कथन कांड वाले प्रश्न हैं, ठीक है, टीचिंग मेथड के प्रश्न हैं, साइकोलॉजी के प्रश्न हैं, परिदृश्य के प्रश्न हैं, ये मुझे लगता है किसी भी बच्चे को नहीं छोड़ के आने चाहिए थे। ये ऐसे प्रश्न थे जहां रिस्क लिया जा सकता था। तो आज के पेपर में मेरे अकॉर्डिंग आपको हल करने थे कम से कम 120%, 25% आपको हल करने चाहिए थे। ये मेरी सोच है, आपने क्या किया खैर आप जानते हो, बट ये इतना करना चाहिए था। 144 के पेज पे ये दे रखा है किताब। अगला प्रश्न देखना, विषय आत्मबोध परीक्षण, बहुत इजी प्रश्न है। कोई प्रश्न है क्या, कोई ढंग का प्रश्न बनाना चाहिए था। मॉर्गन और मूरे ने 1935 में दिया था, 1938 में बाद में संशोधन हुआ था, इसको टीएटी परीक्षण बोलते हैं। तो ये पर्सनैलिटी में है, सबने सब किताबों में होगा। कोई किताब कोई कहेगी मेरी में नहीं है, ऐसी कोई किताब ही नहीं हो सकती। ये प्रश्न भी अच्छा है 94 वाला। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये विशेषताओं में भी मैंने वर्णन कर रखा है। अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक प्रक्रिया दोनों होती है। यह सामाजिक परिवेश में सर्वोत्तम रीति से संपादित की जा सकती है।
ये पहला कथन है। कारण क्या बता रहा है? ज्ञान रचना किसी व्यक्ति के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में स्थित विविध अनुभव से अर्थ उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। मतलब आप वाइगोत्स्की को जोड़ के भी देख लिए, लेव वाइगोत्स्की जो कहता है कि अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्यों सामाजिक प्रक्रिया है? क्योंकि वो विविध अनुभव और जो जितने भी लोग हैं समाज में, उन सब की सहायता से वो ज्ञान का नया एक अनुभव और नया निर्माण करता है। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है। ये स्पेशली वाइगोत्स्की वाले बिंदु से पूछा गया प्रश्न है। बट ये दोनों जगह मैंने वाइगोत्स्की में भी इसका वर्णन कर रखा और वैसे भी वर्णन कर रखा, तो मुझे लगता है कि आपने किया होगा। 82 के पृष्ठ पे सेम लाइन है, 121 पे इसकी व्याख्या कर रखी है। तो ए आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या है। साइकोलॉजी अच्छी गई होगी। ए आर दोनों सही है, ए आर सही व्याख्या भी है। यह प्रश्न मुझे अच्छा लगा कि जिसने बहुत डिटेल में पढ़ा है उसका सही हो सकता है, बाकी का प्रश्न गलत होगा, क्योंकि यह प्रश्न जिसने पूरी किताब को पढ़ा है वही कर सकता है, बाकी नहीं किया होगा, या थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के इस प्रश्न का आंसर कर सकता है। वेक्सलर ने 1939 में परीक्षण बनाया था, फिर 44 में इसमें संशोधन हुआ, 55 में संशोधन हुआ। फिर मैंने एक अपनी थर्ड ग्रेड वाली किताब में भी और सभी किताबों में एक वर्णन कर रखा है कि 1981 में एक संशोधन आया था WAISR, और उसमें 6 शाब्दिक और 5 अशाब्दिक परीक्षण थे। और 5 अशाब्दिक परीक्षण कौन से थे? तो एक कॉमन सेंस का प्रश्न है। स्मृति तो बौद्धिकता है, शाब्दिकता संबंधित, शब्दावली भी शाब्दिकता संबंधित तो हो नहीं सकते। अंक प्रतीक हमेशा याद रखना, ये लिख रखा मैंने, 500 नाम एडजेक्टिव्स नाम दे रखे हैं किताब में। अंक प्रतीक होता है, ब्लॉक डिजाइन होता है, एक चित्र निर्माण है, एक चित्र व्यवस्था है और एक वस्तु सज्जीकरण परीक्षण है। पांचों के नाम देख लेना आप किताब में, ये 203 के पृष्ठ पे देखना थर्ड ग्रेड वाली किताब में, और बाकी कोई भी किताब है देख लेना। हेलो 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 हेलो, सही आ रही है? ये देना, मार्कर देना, वापस से वो चलाना उस पर। हाँ ठीक है, अभी ना चलो लगभग 8-10 मिनट का ये बीच का गैप हो गया, कोई नहीं, करवा देता हूं। ये काट देना लाइव होने से पहले मुकेश, थोड़ा सा पहले इसको। अगला प्रश्न था साइकोलॉजी में फ्राइड वाला प्रश्न है, और ये भी मुझे लगता है कि सबने कर दिया होगा, इजी प्रश्न था ये भी। लैंगिक चरण, गुदा चरण, सुषुप्त चरण, मौखिक चरण और जननांग चरण। तो सबसे पहले मौखिक चरण होता है, ओरल स्टेज, दूसरा एनल स्टेज होता है, तीसरा फेलिक स्टेज होता है, फिर सुषुप्त चरण हो जाएगा, और लास्ट में जेनेटेशी चरण हो जाएगा। तो इसमें देख लो डी, सबसे डी की शुरुआत कहां से हो रही है? डी, उसके बाद में बी, उसके बाद में ए, और उसके बाद में सी और ई। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये भी सभी किताबों में होगा मेरे अनुसार। साइकोलॉजी एक जो परिदर्शक के प्रश्न पूछे गए हैं, और जो बच्चे जिनके कल पेपर हैं वो थोड़ा सा ध्यान देना। कल भी मैंने लेवल फर्स्ट के पेपर करवाया था, एक चीज बोली थी आपको, दिव्यांगजन अधिनियम पे कल भी प्रश्न था, गैर शैक्षिक संस्था अधिनियम पे कल भी प्रश्न था, आज भी प्रश्न है, और जो शिक्षा सेवा नियम है 1971 2021 के संशोधन, पंचायती राज सेवा अधिनियम, प्रबोधक सेवा अधिनियम, ये आरटी 2011 में 100 नंबर के पेज पे हमने पूरा उल्लेख कर रखा है इनका। तो एक बार ये सब देख के जाएंगे जिनका कल पेपर है, याद रखना। तो दिव्यांगजन अधिनियम जो है वो सिर्फ अधिनियम आता है तो 1995 होता है, अधिकार अधिनियम आता है तो 2016, जिसमें 121 विकलांगताओं को शामिल किया गया है। राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान अधिनियम है वो 1989 है, और बाल अधिकार संरक्षण आयोग क्या है 2005 है। तो ये मिलान कर लीजिएगा आप, ठीक है। दिव्यांगजन अधिनियम 1995, तो सीधा सेकंड में आएंगे। सेकंड केवल एक ही ऑप्शन है, तो आप दिमाग ही नहीं लगाना, दूसरा आप बी ऑप्शन कर दें। ये था गैर सरकारी संस्था अधिनियम वाला, देख लेना, फटाफट करवा देता हूं, नहीं फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। आज दिन में क्लास ली है तो लाइट का पता नहीं है, इन्वर्टर ज्यादा लंबा चलता नहीं है। आरटी 2009 के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? 6 से 14 वर्ष के लिए प्रारंभिक शिक्षा का मतलब 1 से कक्षा 6, 1 से 8 होता है, एकदम इजी प्रश्न है। कैपिटेशन शुल्क जो भी डोनेशन के नाम पे आप लेते हो वो होता है, तो वो सही है। भारतीय गणराज्य के 60वें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित, अधिनियमित मतलब लागू किया गया, लागू कब किया गया था? 1 अप्रैल 2010 को, तो ये 60वां वर्ष हो गया। और वैसे संसद में 59वें वर्ष में था, लेकिन अधिनियमित 1 अप्रैल 2010 से, तो अधिनियमित 60वें वर्ष हो गया। संसद ने विधेयक को 15 अगस्त 2009 में राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त की थी। तो ये तो गलत है ना, 15 अगस्त को थोड़ी की थी, 15 अगस्त 2009 में राष्ट्रपति की, तो 26 अगस्त को की थी ना। तो ऑप्शन गलत कौन से हो जाएंगे? बी और ई,
बी और ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 26 अगस्त को की थी कि 4 अगस्त को लोकसभा से, 26 जुलाई को राज्यसभा से, 4 अगस्त को लोकसभा से, फिर 26 अगस्त को राष्ट्रपति जो है उसने साइन किए थे। तो ये 15 अगस्त ऑप्शन गलत है, तो ए और ई गलत हो जाएंगे इसमें। ये भी काल कर्मानुसार वाला वही विधेयक, मतलब अधिनियम थोड़े ढंग से देख जाना। गैर सरकारी शिक्षण संस्थान अधिनियम ये 1989 है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है। आरटी 2009 है। राजस्थान आरटी 2011। सर्व शिक्षा अभियान नवंबर 2000 है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो आप, ए, फिर ए के बाद में सर्व शिक्षा अभियान, ए, ई, फिर सी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। ये सर्व शिक्षा अभियान 16 नवंबर 2000 था, ये 1989 है। बाकी आपको सबको पता है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है। सिर्फ दिव्यांग अधिनियम जो है वो 1995 जो 96 में लागू हुआ था। तो ये भी ठीक है। ये प्रश्न भी अच्छा था। एनईपी 2020 से संबंधित जो सिफारिश नहीं की गई है, परख राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र जो राष्ट्रीय आकलन केंद्र उसकी स्थापना की गई है। 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम जो बीएड है उसकी स्थापना की गई है। राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी मंच एनईटीएफ की स्थापना की गई है। ये सब डाल रखे हैं। 110 वाला जो प्रश्न है ना, ये देखना आप 74, 76, 77 के पेज पे 400-500 का उल्लेख कर रखा है मैंने। मतलब परिदृश्य किताब तो नो डाउट बहुत बचे। सामान्य विद्यालय प्रणाली सीएसएस, इसकी स्थापना का सुझाव कोठारी शिक्षा आयोग ने किया था। एनईपी 2020 में कहीं नहीं किया गया है। और राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन एनआरएफ, ये भी 77 के पेज पे है। तो इसमें डी को छोड़ के बाकी सब सही है। तो केवल आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सही नहीं पूछ रहा है तो बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, यानी डी। केवल डी ऑप्शन गलत है इसमें, बाकी सब सही। डी गलत है। एनईपी 2020 पे खूब प्रश्न आया। एनईपी 2020 में जीडीपी का कितना परसेंट खर्च किया जाएगा, ये प्रश्न पहले भी बहुत आया और ऑब्जेक्टिव जो लास्ट में क्वेश्चन डाल रखे हैं उसमें भी डाल रखा है। ये जीडीपी का 6% खर्च किया जाएगा। और मैंने कई बार चर्चा की कि अभी तक भारत में सिर्फ 2% प्लस खर्चा किया जा रहा है। यद्यपि इसमें टारगेट किया गया कि कुल 6%। 6% का मतलब होता है एजुकेशन का ढांचा बदल जाएगा। आपकी हर स्कूल में 10 बच्चों पे एक टीचर होगा। ये 6% होता है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, जीडीपी का 6%। अब ये प्रश्न जिस बच्चों के गलत होते हैं, मुझे लगता है कि सोचने की जरूरत है, अपने अंदर झांकने की जरूरत है। राजस्थान आरटी 2000 कब लागू किया गया था, तो 2011 में लागू किया गया था। बहुत आसान प्रश्न है। अब देखो, टोटल में बात करूं कि सर पेपर इजी था कि हार्ड था, उन सबसे हटके जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि पेपर का जिसने मैनेज किया और जो पेपर को 115-120% तक लेके गया है, मतलब वो बच्चा एक दौड़ में शामिल हुआ है। आप यदि इस पेपर को मैनेज नहीं कर पाए और 100 के नीचे रह गए, इसका मतलब आपको अभी बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। आपको यह समझने की जरूरत है कि मिलान वाले प्रश्नों में मुझे ज्यादा टाइम नहीं बिताना पड़ता। एक ऑप्शन को देखिए और उससे जुड़े हुए ऑप्शन मिलाइए। ऐसे नहीं कि 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, 4 ऑप्शन देखोगे तो एक प्रश्न आपका 5 मिनट खा जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करिए, थोड़ा सा रिस्क लेने की एबिलिटी बढ़ाइए। धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होंगी। अब मैं ये नहीं कहता कि आपका पेपर अच्छा नहीं गया, अच्छा गया है। हो सकता है किसी का बहुत खराब गया हो, किसी का बहुत अच्छा गया हो। लेकिन 2 चीजें मैं एकदम क्लियर कर दूं, हर पेपर अपने आप में एक सबक होता है और आपको इससे अपना मूल्यांकन जरूर करना चाहिए। कोई बच्चा कहता है कि यूट्यूबर ऐसे हैं, कोई बच्चा कहता है कोचिंग ऐसे हैं, कोई कहता है ये ऐसे हैं। देखो, इन सब से आलोचना करने से किसी का कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अपने अंदर कितना सुधार करते हैं। कोई आपको बुलाता नहीं है। कोशिश करो कि अपने अंदर जो कमियां रह गई उनको अपने अगले पेपर में कम करें। वैकेंसी आपके सामने 2 साल 3 साल में खूब आ रही हैं, चाहे छोटी भर्तियां हो लेकिन आ रही हैं।